हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लाइमेट और मानसून से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि एलिनो किसे कहते हैं और वो क्या होता है, कैसे बनता है, उसका क्या प्रभाव होता है। देन लानिना क्या होता है, वो कैसे बनता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आफ्टर दैट एलिनो मॉडकी किसे कहते हैं और वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रभाव होता है। और देन सदर्न ओशन ऑसिलेशन क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। एट लास्ट इंडियन ओशन डाइपोल क्या है और वो कैसे बनता है, मानसून को कैसे प्रभावित करता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के पहले हमें एक मैप बनाना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी को डील करने के लिए या समझने के लिए मैप आवश्यक होता है। तो मैप की हेल्प से हम लोग इनको समझेंगे। तो एक मैप ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि एल नीनो किसे कहते हैं। तो एल नीनो क्या है, तो एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका तात्पर्य होता है चाइल्ड क्राइस्ट। चाइल्ड क्राइस्ट यानी ईसा बच्चा कहते हैं। एल नीनो को हम समझने के लिए 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। एक न्यूट्रल फेज, देन एल नीनो फेज यानी एल नीनो पॉजिटिव, और देन ला नीना यानी एल नीनो नेगेटिव, जब एल नीनो चला जाएगा। तो 3 फेजेस में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रल फेज क्या होती है, जब एल नीनो नहीं आता, सामान्य वर्ष रहता है। यहाँ ट्रेड विंड्स चलती है और ट्रेड विंड्स के चलने से यहाँ का वाटर, दीज आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस से पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट का वाटर वेस्टर्न कोस्ट की ओर इकट्ठा हो जाता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो वाटर आता है उन करेंट्स को कहा जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करेंट। इसे कहेंगे नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल वार्म करंट के रूप में वाटर आता है। और यहाँ आएगा साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल वार्म करंट, इसके रूप में आएगा। तो जब वाटर इस वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ आता है तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर जाएंगी। जब हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर जाती हैं तो यहाँ ठंडी होती हैं, लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा और ठंडी होगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और फिर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा होगा। तो इस तरह यहाँ वर्षा होती है, यानी यहाँ लो प्रेशर होता है। अब जब वाटर ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्ट की ओर आएगा तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर अधिक होगा, तो ये डाउन वेलिंग होगी। डाउन वेलिंग होगी तो उसका इन्फ्लुएंस ये होगा कि यहाँ से कोल्ड वाटर
वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो जब ये कोल्ड वाटर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है तो पेरू कोस्ट की ओर अपवेलिंग होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपवेलिंग। और यहां पर जो होगा, यहां पर बोलेंगे डाउन वेलिंग। तो डाउन वेलिंग, अप वेलिंग। अप वेलिंग जब होगा तो यहाँ कोल्ड वाटर पहुंचेगा। कोल्ड वाटर की वजह से यहाँ हाई प्रेशर होगा और कोल्ड वाटर होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि ये हवाएं जो ऊपर जाती हैं ये फिर इधर चलती हैं वेस्ट से ईस्ट और जा करके ट्रोपोस्फीयर में नीचे यहाँ सबसिडेंस करती हैं। ये नीचे अवतरित होती है। जब नीचे हवाएं आएंगी तो यहाँ दबाव डालेंगे। जो हवा ऊपर से नीचे आती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल नहीं होगी, इसलिए यहाँ रेनफॉल नहीं होती और यहाँ सूखा रहता है। तो ये एलिनो न्यूट्रल फेज है, यानी जब एलिनो नहीं आता तब सामान्य वर्षों में ऐसा होता है। तो यहाँ वर्षा और यानी वेस्ट पैसिफिक कोस्ट में रेनफॉल और ईस्ट पैसिफिक कोस्ट में ड्राई रहता है। तो जब ड्राई रहता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ से जब अपवेलिंग होती है तो अपवेलिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स ऊपर की ओर आते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं तो प्लैंक्टन्स होते हैं, वो खाते हैं उन्हें। जब प्लैंक्टन्स खाते हैं तो प्लैंक्टन्स को खाने के लिए फिश आती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा फिश पाई जाती है। यहाँ एक विशेष प्रकार की फिश पाई जाती है जिसे अंकोई फिश कहते हैं। अंकोई फिश का पेरू बहुत ज़्यादा मत्स्य पकड़ता है और एक्सपोर्ट करता है। पेरू विश्व में 6th फिशिंग कंट्री है। तो यहाँ होता है यहीं पर इसके पेरू के कोस्टल रीजन पर बहुत से आइलैंड है, बहुत से आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स में बहुत सी चिड़ियाँ पाई जाती हैं जो जिन्हें कहते हैं सी बर्ड्स। वो पानी में घुस के समुद्र मछली पकड़ लेती हैं। तो इस तरह वो फिश पकड़ के और इन्हीं आइलैंड्स में बैठ करके खाती है। तो ये जो आइलैंड्स हैं इनमें फिश बैठती हैं। इनका फिश का जो बीट होता है जिसे ड्रॉपिंग कहते हैं उसे गुआनो के नाम से जाना जाता है। गुआनो में मिनरल वैल्यू होती है क्योंकि फास्फेट भी होती है, नाइट्रोजन और पोटेशियम भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्फेट होता है, इसलिए पेरू इसका एक्सपोर्ट करता है। तो जिन कंट्रीज़ में फास्फेट की कमी होती है यानी मिनरल्स के लिए, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो लोग इस मैन्यूर को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। ये यहाँ देखिए कैसे बीट इकट्ठा कर रहे हैं और बोरों में भर भर करके इनका एक्सपोर्ट करेंगे। और ये देखिए आइलैंड्स में बर्ड बैठी हुई हैं, ये बर्ड्स बैठी हैं, कितनी सारी बर्ड्स हैं, असंख्य बर्ड्स दिख रही हैं। और ये इनका बीट जो होता है बहुत लार्ज स्केल में होता है। तो ये होता है, हालांकि आजकल तो गवर्नमेंट ने नई नई प्रोसेस से फर्टिलाइज़र बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, फिर भी करता है। तो ये सामान्य वैश्य होता है। अब हम देखते हैं कि एलिनो क्या है। तो एलिनो को ही हम कहेंगे एलिनो पॉजिटिव फेज। एलिनो इनफैक्ट हमने बताया कि स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका तात्पर्य होता है चाइल्ड क्राइस्ट। ये 2 से 5 वर्ष के अंतराल में दिसंबर के महीने में आता तब है जब कुछ विशेष कारणों से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कमजोर हो जाएगी। और दिसंबर के महीने में सूर्य दक्षिणायन होता है, मकर रेखा के लंबवत होता है। तो इसके कमजोर होने से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कमजोर होगी तो साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल वार्म करंट नहीं बन पाती, यानी दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय गर्म जलधारा नहीं बन पाती। जब ये नहीं बन पाएगी तो जो इक्वेटोरियल रीजन पे एक करंट चलती है जिसे कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिसे कहते हैं प्रतिविषुवतीय गर्म जल धारा। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस से डोल्डम क्षेत्र में वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। ये वेस्ट से ईस्ट क्यों चलती है? इस पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, यानी इक्वेटोरियल रीजन पे, इसलिए इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यानी अर्थ चूंकि वेस्ट से भी ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है तो उसी को ये फॉलो करती हुई चलती है। तो एक तो ये क्यों चलेगी,
तो चलती सामान्य वर्षों में इसलिए क्योंकि काउंटर इक्वेटोरियल वेस्टर्ली जिसे वेस्ट से ईस्ट खींच ले जाती है। दूसरा, जब नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल वार्म करंट और साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल वार्म करंट का वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है, इधर कम होता है, तो अधिक वॉल्यूम से कम की ओर वाटर का मूवमेंट होता है। अब क्या होता है, जब एलिनो आ जाता है तो यही काउंटर इक्वेटोरियल करंट इक्वेटोरियल रीजन से पेरुवल कोस्ट की ओर चलने लगती है। क्योंकि ये वार्म करंट है तो ये पेरुवल कोस्ट की ओर चलने लगेगी। जब ये इक्वेडोर से लेकर पेरू तट की ओर चलने लगेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जहाँ कोल्ड वाटर था उस जगह वार्म वाटर हो गया। जब यहाँ वार्म वाटर हो जाएगा यानी गर्म जल हो जाएगा, तो अवश्य सी बात है यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि तापमान ज्यादा होगा। और जब यहाँ वार्म वाटर आता है तो वार्म वाटर जब इधर आएगा तो कोल्ड वाटर यहाँ से रिवर्स करके किधर जाएगा, वेस्ट पैसिफिक ओशन की ओर। तो कोल्ड वाटर का मूवमेंट डाउन वेलिंग की वजह से इधर की ओर आया। अब देखो यहाँ पर अप वेलिंग होगा, अप वेलिंग, और यहाँ पर डाउन वेलिंग हो गया, इसे कहेंगे डाउन वेलिंग, यानी स्थिति विपरीत हो गई। तो अप वेलिंग यहां पर होगा और डाउन, अप वेलिंग यहां पर होगा और डाउन वेलिंग यहां। देखते हैं जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट का वार्म वाटर पेरू कोस्ट की ओर पहुंचा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवा गर्म होगी, ऊपर की ओर जाएगी। जब ऊपर की ओर जाती है तो ठंडी होगी, ठंडी होकर के बादलों का निर्माण होगा और यहाँ पर रेनफॉल होगी। तो इस तरह पेरुवल कोस्ट क्षेत्र में यहाँ खूब ज्यादा वर्षा होती है। इतना ज्यादा तूफानी वर्षा होती है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पेरू के लोग कहते हैं, ओ गॉड गिव अस रेन बट नॉट डिवास्टेशन, यानी हमें वर्षा तो दीजिए लेकिन विनाश नहीं दीजिए। क्योंकि इसके प्रभाव से यहाँ तापमान बढ़ जाता है, डाउनवेलिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स फिर से नीचे की ओर चले जाते हैं, प्लैंक्टन्स को फूड नहीं मिलता, वो मर जाते हैं, वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। मछलियाँ या तो माइग्रेट कर जाते हैं या फिर मर जाती हैं। जो उनको खाने वाली सी बर्ड्स होते हैं वो भी या तो माइग्रेट कर जाते हैं या मर जाते हैं। जो गुआनो होता है यानी उनका जो बीट होता है वो बीट सड़ता है, बारिश होती है तो सड़ता है, उससे गुआनो डिजीज पैदा हो जाता है, जिसे गुआनो बीमारी कहते हैं। सभी आइलैंड्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो एलिनो के प्रभाव एक प्रकार से पेरू तट पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। यही नहीं बल्कि एलिनो का इम्पैक्ट जब यहाँ लो प्रेशर होगा तो हमारे ऊपर यहाँ तो रेनफॉल होगी, लेकिन यहाँ ऊपर हवा जाकर के इंडोनेशिया के पास सबसाइड करेंगे और यहाँ जब सबसिडेंस होगा तो इसके सबसिडेंस से यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यानी जब वहाँ लो प्रेशर होगा तो इंडोनेशिया यानी वेस्ट पैसिफिक कोस्ट पे हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ रेनफॉल नहीं होगी। रेनफॉल ना होने की वजह से यहाँ सूखे का प्रभाव पड़ता है, तो इसे कहेंगे ड्रॉट, पूरा ड्रॉट कंडीशन हो जाएगा। ये कंडीशन दिसंबर में होती है और इसका प्रभाव यहाँ पड़ता है, इंडियन ओशन तक पड़ता है। इसकी वजह से मानसून भी कमजोर हो जाता है, उसको हम और बाद में देखेंगे। तो ये एल नीनो का इफेक्ट है, यानी इसके वजह से ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडियन मानसून कमजोर हो जाता है, यहाँ सूखा पड़ता है, बल्कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये नीनो का इम्पैक्ट। अब हम देखते हैं कि लानिना क्या होता है। तो लानिना ये एलिनो के बाद होता है, यानी जब हम कहेंगे एलिनो नेगेटिव। तो लानिना उस कंडीशन में बनता है जब एलिनो समाप्त हो जाता है। तो जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगता है तो यहाँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फिर से बनने लगती है। जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फिर से बनने लगेगी तो यहाँ का जो वार्म वाटर है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बनने लगेगी। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स तो पहले ही से थी, लेकिन ये इसके इन्फ्लुएंस से यहाँ वार्म वाटर जितना भी पेरू तट से और इस सारे क्षेत्र का जल, गर्म जल ईस्ट पैसिफिक कोस्ट से वेस्ट पैसिफिक कोस्ट की ओर आने लगेगा। ये इंडोनेशिया आइलैंड्स के पास आ जाएगा।
तो जब यहाँ गर्म जल ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट की ओर आकर इकट्ठा होता है तो यहाँ पुनः लो प्रेशर क्रिएट होता है, तापमान बढ़ेगा, लो प्रेशर होगा, हवा गर्म होकर के ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के फिर बादल बनाएगी और फिर रेनफॉल करेगी। तो यहाँ रेनफॉल होगी और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि यहाँ का जो वाटर होगा, जब गर्म जल इधर आएगा तो ठंडा जल डाउन वेलिंग की वजह से इधर की ओर जाएगा। ठंडा जल फिर पेरू कोस्ट की ओर जाने लगेगा क्योंकि वार्म वाटर अप हो रहेगा और थर्मोक्लाइन यानी कोल्ड वाटर डाउन साइड में, ये उधर पेरू तट की ओर जाने लगेगा। तो इसके प्रभाव से इंडोनेशिया के पास पुनः वर्षा होने लगेगी। तो इसी को कहा जाता है लानिना का प्रभाव। इट इज कॉल्ड एज लानिना। ये लानिना कहलाता है। यानी जब लानिना होगा तो इंडोनेशिया के पास ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में खूब ज्यादा वर्षा होगी। तो लानिना से वर्षा होती है और एलिनो के कारण यहाँ पर सूखा पड़ता है। यानी एलिनो और लानिना दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एलिनो वार्म करंट है तो लानिना कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट का इफेक्ट होता है एक प्रकार से। एलिनो की वजह से वार्म करंट की वजह से प्रभाव एलिनो आता है, तो कोल्ड करंट की वजह से अंडरटो लानिना होता है। तो इस तरह यहाँ लानिना का इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि एलिनो, मोडुकी और सदर्न ओशन ऑसिलेशन क्या होता है। तो एलिनो के बारे में गिलबर्ट वॉकर ने बताया था। गिलबर्ट वॉकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो के चीफ थे। इन्होंने 1924 में बताया कि जब एलिनो की वजह से ईस्ट पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर होता है तो वेस्ट पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है। तो जब ईस्ट लो प्रेशर होगा तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, और जब एलिनो नहीं आएगा यहाँ वेस्ट पैसिफिक में हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, तो ईस्ट पैसिफिक में हाई प्रेशर होता है। तो ये फिनोमेना समझाया था गिलबर्ट वॉकर ने। वॉकर ने ये अपना मैप के थ्रू सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर का रिप्रेजेंटेटिव स्टेशन ताहिती है और हिंद महासागर का रिप्रेजेंटेटिव स्टेशन डार्विन है, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कहा जब ताहिती में हाई प्रेशर होता है तो इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में लो प्रेशर होगा, जब डार्विन में हाई प्रेशर होता है तो ताहिती में लो प्रेशर होता है। तो ये एक सी सॉ कंडीशन होती है। जब एलिनो और सदर्न ओशन ऑसिलेशन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं इंसो, यानी एलिनो सदर्न ओशन ऑसिलेशन कहा जाता है। जब एलिनो नहीं आता तो कहा जाता है इंसो पॉजिटिव, एलिनो सदर्न ओशन पॉजिटिव, और जब एलिनो आ जाता है तो कहते हैं एलिनो सदर्न ओशन नेगेटिव कहा जाता है। तो ये हमने अभी बताया। इसके बाद अब एलिनो मोडकी क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मिड सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जब मिड सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर होगा और वेस्ट पैसिफिक कोस्ट और ईस्ट पैसिफिक कोस्ट में हाई प्रेशर होगा तो उसे एलिनो मोडकी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी और उठ करके दोनों दिशाओं में, यानी वेस्ट पैसिफिक कोस्ट में नीचे की ओर सबसाइड करेंगी और ईस्ट पैसिफिक ओशन में नीचे की ओर सबसाइड करेंगी, अवतरित होंगी। तो यहाँ दोनों स्थानों पर रेनफॉल नहीं होगी, ना तो वेस्ट कोस्ट पे होगा और ना ईस्ट कोस्ट पे, लेकिन सेंट्रल पैसिफिक रीजन पे रेनफॉल होगी। तो इस कंडीशन को लोगों ने एलिनो मोडकी की कॉन्सेप्ट दी, कहा कि ये एलिनो मोडकी है, इसे ही एलिनो मोडकी कहा जाता है। अब हम आते हैं इंडियन ओशन डाइपोल किसे कहते हैं। तो इंडियन ओशन डाइपोल को समझने के लिए हमें इंडियन ओशन को देखना होगा कि जैसे कि देख रहे हैं कि इंडियन ओशन विश्व का तीसरा बड़ा ओशन है। ये वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में साउथ एशिया और वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तथा ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। ये नॉर्दर्न पार्ट में लैंडलॉक्ड ओशन है। इसे भी हम 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। इंडियन डाइपोल न्यूट्रल फेज,
इंडियन डाइपोल पॉजिटिव फेज एंड इंडियन डाइपोल नेगेटिव फेज। इसे आईडी भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अपोजिट होते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी 2 पोल्स हैं। वेस्टर्न कोस्ट में यदि हाई प्रेशर होगा तो ईस्टर्न कोस्ट में लो प्रेशर होगा, अगर ईस्टर्न में हाई होगा तो वेस्टर्न में लो प्रेशर होगा। मैग्नेट की तरह ही 2 विपरीत ध्रुव है, इसीलिए इनको डाइपोल कहा गया है। जैसे मैग्नेट में डाइपोल होते हैं वैसे यहाँ पर भी डाइपोल है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये बनते कैसे हैं। तो बनने के लिए लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर यानी टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाटर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, यानी वेस्ट इंडियन ओशन की ओर मूव करेगा और वेस्ट इंडियन ओशन का वाटर अंडर करंट के रूप में ईस्ट इंडियन ओशन की ओर आएगा, नीचे नीचे। तो इसको हम कहते हैं इंडियन डाइपोल न्यूट्रल फेज। इस फेज में विंड्स ईस्ट इंडियन ओशन से ऊपर की ओर उठेंगी और ये वेस्ट इंडियन ओशन में नीचे की ओर अवतलित होंगी। तो यहाँ रेनफॉल होगी, यानी ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल होगी और वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल नहीं होगी। यही कारण है कि यहाँ सोमालियन कोल्ड करंट बनती है। यहाँ ओगाडेन का डिजर्ट है, सोमालिया में अरब डिजर्ट है, ये सारा है। अब क्या होता है कि जब इंडियन डाइपोल पॉजिटिव की कंडीशन आती है, तो पॉजिटिव केसेस में जब पॉजिटिव केसेस में इंडियन ओशन के वेस्टर्न कोस्ट में टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा और ईस्टर्न कोस्ट में टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ लो प्रेशर होगा, हमारे ऊपर की ओर उठेंगी और उठ करके बादल बनाएंगी और रेनफॉल कर्ज करेंगे। तो ये होगा कैसे, और यहाँ मानसून के लिए पॉजिटिव दशा होगी। लेकिन इंडोनेशिया के पास यानी ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ रेनफॉल नहीं होगी। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ये सूखा पड़ेगा, इंडोनेशिया यहाँ सूखा होगा, देयर वुड बी नो रेनफॉल जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा। दूसरा अब क्वेश्चन उठता है कि बनते कैसे हैं। तो ये तब होगा जब इंडियन ओशन की वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे लो प्रेशर होगा और जो ओशन करंट्स है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर अधिक हो जाता है। वेस्टर्न कोस्ट में जब वॉल्यूम ऑफ वाटर अधिक होगा और वेस्टर्लीज एक्सट्रीमली एक्टिव हो जाएंगे, जब एक्सट्रीमली यानी पछुआ कोने बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी तो यहाँ अंडर करंट के रूप में वाटर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आने लगेगा। जब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आएगा तो इसके प्रभाव से यहाँ ईस्टर्न कोस्ट में टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि यहाँ का कोल्ड वाटर ये ईस्टर्न इंडियन ओशन में इकट्ठा हुआ। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन में ये वाटर जब कोल्ड वाटर होगा तो अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग वजह से हाई प्रेशर होगा, तो इसलिए यहाँ से विंड उठेगी और वेस्ट से और ईस्ट की ओर सबसाइड करेगी। तो ऐसी कंडीशन होगी, इसे कहेंगे इंडियन डाइपोल पॉजिटिव। तो इंडियन डाइपोल पॉजिटिव में मानसून को तो फायदा हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ड्राई कंडीशन रहेगी। यही कारण है कि यहाँ पर डिजर्ट होता है। लेकिन जब इंडियन डाइपोल नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कंडीशन में क्या होगा कि यही वाटर जो वेस्ट कोस्ट से वाटर है ये इंडियन ओशन के, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करने लगता है। जब वार्म वाटर वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेगा तो इंडियन ओशन के ईस्टर्न कोस्ट में लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर विंड्स को वार्म होकर के ऊपर जाएंगी, क्लाउड फॉर्म करेंगी और रेनफॉल कच करेंगी। यहाँ पर खूब ज़्यादा रेनफॉल होगी और फिर विंड्स ऊपर ही ऊपर आके अरेबियन वेस्ट को सी में और यानी इंडियन ओशन के वेस्टर्न रीजन पे सबसाइड करेंगी, यानी अवतलित होंगी और यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। तो ये क्योंकि यहाँ रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, यानी ये इस जगह पर जब डाउनफॉल होगा तो वार्म वाटर जो होता है यानी इस रीजन पे, जैसे जब यहाँ वार्म वाटर है, अब यहाँ से वार्म वाटर जा रहा है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ का कोल्ड वाटर अंडर करके इंडियन यानी अरेबियन सी की ओर आएगा।
यानी वेस्ट कोस्ट की ओर आएगा, तो ये कोल्ड वाटर ईस्ट से वेस्ट आएगा, और सरफेस में वार्म वाटर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव। तो यही कहानी है इंडियन ओशन डाइपोल की। तो ओके, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करेंगे आगे, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लेकिन जेट स्ट्रीम्स, और उसके बाद फिर मानसून।